कल आप लोग को विद्यार्थीगण हम बताए थे अवययु के बारे में, और उसमें बताया गया था मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज, दो अवययु का गुना कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग विद्यार्थीगण इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे बाबू दो अवययु का गुना, दो अवययु का गुना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज, ठीक है। दो मैट्रिक्स का गुना कैसे किया जाता है, उसी के बारे में हम लोग विद्यार्थीगण देख रहे हैं। देखिएगा इसमें रूल क्या कहता है दो मैट्रिक्स का गुना के लिए, कि यदि एक मैट्रिक्स दिया गया है A और वह मैट्रिक्स दिया गया है बाबू m इंटू n ऑर्डर का, एक और मैट्रिक्स है आपका B, वह दिया गया है P इंटू Q ऑर्डर का, ठीक है। एक मैट्रिक्स दिया गया है m बाई n का और B मैट्रिक्स दिया गया है P बाई Q ऑर्डर का। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। क्या पहला मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं रो और इसे बोलते हैं कॉलम। आप लोग को बताया गया था इसे बोला जाता है रो और इसे बोलते हैं कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, मतलब n इक्वल टू क्या हो जाए, P हो, कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, तब भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। मतलब ये हो गया कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम बराबर होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के रो के। पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, तब भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो जो मल्टीप्लाई हो करके मैट्रिक्स आएगा, वह मल्टीप्लाई हो करके मैट्रिक्स क्या मिलेगा, A इंटू बी। उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वह m इंटू क्यू ऑर्डर का होगा, मतलब m बाई क्यू ऑर्डर का वह मैट्रिक्स होगा। बचा हुआ यही भाग रह जाता है बाबू, यहाँ रह जाएगा रो और यहाँ रह जाएगा कॉलम। तो इस ऑर्डर, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये तो हो गया मैथ की भाषा। अब मैं आपको इस पे एग्जाम्पल सिखाता हूँ कैसे होता है इसे। आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं विद्यार्थीगण, से समझिएगा। एक मैट्रिक्स A लिया गया है, यहाँ है 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स है B 0 4 5 6, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया है 2 बाई 2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी ले लिया गया है 2 बाई 2। तो मैंने बताया कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 इक्वल टू दिया हुआ है 2 के, इट मीन्स मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। तो जब मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा तो मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, तो मल्टीप्लाई करने का कुछ तरीका है विद्यार्थीगण। वह तरीका क्या है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाबू A इंटू बी के साथ, ठीक है। यदि आपको कहेगा कि फाइंड, यहाँ से पूछ दे क्वेश्चन कि फाइंड A इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कैसे। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, पहले मैट्रिक्स का लिया जाता है रो, पहले मैट्रिक्स का लिया जाता है रो,
तो दूसरे मैट्रिक्स का लिया जाता है कॉलम। ठीक है, एलिमेंट मल्टीप्लाई करता है पहला वाला पहले के साथ तो दूसरा वाला दूसरे के साथ। मीन्स 1 करेगा 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 1 इंटू 0 और बीच में प्लस, और 2 करेगा 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे बाबू 2 इंटू हो जाएगा 5। अब रो तो फर्स्ट ही रहेगा लेकिन कॉलम चेंज होगा, अब कॉलम यहाँ आ जाएगा। अब 1 करेगा 4 के साथ मल्टीप्लाई और 2 करेगा 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6। ठीक है, अब देखेंगे विद्यार्थीगण 1 इंटू क्या होगा 4, 2 इंटू क्या होगा 6। अब जब यहाँ यह काम हो जाता है तो इसका अब रो को हम लोग हटाते हैं और नीचे ले चलते हैं, तो पहले वाला करेगा पहले के साथ और दूसरे वाला करेगा दूसरे के साथ। इट मीन्स 3 करेगा मल्टीप्लाई 0 के साथ और 4 करेगा 5 के साथ, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 4 करेगा किसके साथ 5 के साथ। अब देखो भाई 3 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ या 4 करेगा 6 के साथ। इट मीन्स ये हो गया कि 3 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ और प्लस जो 4 दिया गया है वह मल्टीप्लाई करेगा 6 के साथ। तो यहाँ से जो आप a इंटू बी निकालेंगे वह निकल कर के आएगा, ये तो 0 हो जाएगा और 5 दूनी 10, यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 4 और 6 दूनी 12, 12 और 4 हो जाएगा बेटा 16। यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा और 5 चौका 20, 4 तिहाई 12 और 6 चौका 24, तो यहाँ हो जाएगा बाबू 12 और यहाँ हो जाएगा 24, 4 और 2 6, 2 और 1 3, हो जाएगा कितना 36। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग a इंटू बी करते हैं। ठीक है, तो a आ गया बाबू। 2 मैट्रिक्स का गुना कैसे किया जाता है, बहुत आसान है विद्यार्थीगण, बहुत आसानी से आपको समझ में भी आएगा कि पहले मैट्रिक्स का रो लेते हैं तो दूसरे मैट्रिक्स का बारी बारी से सारे कॉलम में गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बाबू अवययु, 2 अवययु का गुना कैसे किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वह पढ़ना है विद्यार्थीगण ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अगला हेडिंग आपका बनाते हैं हम लोग, उसका नाम दिया जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, तो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है इसे ए डैश या ए टी से सूचित करते हैं। ए डैश या ए टी से क्या करते हैं बाबू, सूचित करते हैं। क्या करते हैं, सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। मतलब ये हो गया कि जो मैट्रिक्स है इसके ट्रांसपोज को ए डैश से या ए टी से, टी का मतलब हो गया ट्रांसपोज से सूचित किया जाता है। अब यह होता क्या है, कौन सा बला है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज बोलता है बाबू, इसका नियम यह है, नियम देखो क्या है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज कहता है कि जो रो होता है, किसकी बात कर रहे हैं, रो चेंज कर जाता है किस में, कॉलम में। रो किस में चेंज कर जाता है, कॉलम में, या यूं बोले कॉलम चेंज कर जाता है रो में। नियम यही है, रो को बदल देते हैं किस में, कॉलम में। जब रो बदला जाता है कॉलम में तो यही कहलाता है क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, या कॉलम को आप रो में बदल देना। जैसे इसके एग्जांपल्स देखो, अब एग्जांपल्स देखते हैं विद्यार्थीगण। एग्जाम्पल यह बताता है, देखो a इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 4 0 3। ठीक है, यह दिया हुआ है। अब बोल रहा है क्या कि आप a का ट्रांसपोज बताओ। क्या बोल रहा है, a का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, ऐसे समझेंगे आप।
तो ए का ट्रांसपोज जो होगा रो किस में चेंज कर जाएगा, कॉलम में। तो पहला रो जो है लेटा हुआ लाइन को खड़ा कर देते हैं, लेटे हुए लाइन को खड़ी कर देते हैं, मतलब जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको वर्टिकल बना देते हैं। तो इसको खड़ा करिएगा तो यहाँ आ जाएगा 4 5 6, यहाँ हो जाएगा बेटा 7 8 9 और यहाँ पर हो जाएगा 4 0 3। यही कहलाता है बाबू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ पर लिया जा रहा है बाबू एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं बी इक्वल टू दिया हुआ है 6 19 20, ऐसा दिया हुआ है। अब कह रहा है कि बी का ट्रांसपोज बताओ, तो बी डैश लिखो या बी का ट्रांसपोज लिखो। तो जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो रो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, कॉलम में, मतलब पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 19 और यहाँ हो जाएगा 20, मतलब यह बन गया पहला रो पहला कॉलम बना, दूसरा रो दूसरा कॉलम बना और तीसरा रो तीसरा कॉलम बन गया विद्यार्थीगण। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जब आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में आता है विद्यार्थीगण ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी। क्या आता है, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी। तो अब अगला हेडिंग जो आप लोगों को बनाएंगे वह बनाया जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यहाँ पर देखो लिखते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, ठीक है। मतलब ये है बाबू कि जो ट्रांसपोज होता है इसका क्या गुण है, ठीक है। पहला गुण जो है ट्रांसपोज का, कोई दिक्कत है विद्यार्थी का, नहीं, ठीक है। तो ट्रांसपोज पहला जो हो जाएगा इसका गुण, वह कहता है यदि ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है और इसका है ट्रांसपोज, ए एक मैट्रिक्स है, इसका क्या है ट्रांसपोज, और इसको फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो वह ए के बराबर होता है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी जो हम लोग को पढ़ना है विद्यार्थीगण, वह पढ़ना है कि यदि ए प्लस बी दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है ट्रांसपोज, तो यह बराबर होता है बी के ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज के, ठीक है, ए के ट्रांसपोज के, ठीक है। और एक तीसरा जो प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ना है वह है विद्यार्थीगण क्या, कि यदि कोई मैट्रिक्स के ए दिया हुआ है और इसका ट्रांसपोज कर देते हैं या के ए इसका होल ट्रांसपोज कर देते हैं, यह सब मान बराबर होता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यह कैसे होता है इसका एग्जाम्पल अभी बताते हैं, तब तक आप लोग इस वीडियो को लिख लीजिए। आप लोग देखें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसका पहला एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट में लिखा हुआ था ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और इसका फिर से ट्रांसपोज क्या कहलाता है, ए कहलाता है। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज क्या कहलाता है, ए कहलाता है। इस पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। जैसे दिया गया है ए इक्वल टू 2 3 4 7 9 8, ऐसा दिया गया है। अब इसका यदि ट्रांसपोज कहता है विद्यार्थीगण, तो ए का ट्रांसपोज, तब पहला रो किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में। तो 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 7 9 8, ठीक है। और फिर कह रहा है कि ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, इसका फिर से ट्रांसपोज निकालो। तो जब इसका फिर से आप ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज और फिर से इसका क्या निकलेगा, ट्रांसपोज। तो एक्चुअली में क्या होगा कि यह पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम बनेगा, क्योंकि रो किस में चेंज होता है, कॉलम में। तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा 7, फिर यहाँ हो जाएगा बेटा 3 और यहाँ हो जाएगा 9, 4 और 8, तो यहाँ पर 4 है यहाँ पर 8।
इस तरीके से। अब आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि यह कौन सा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, तो इसीलिए आप बोल सकते हैं यह किसके बराबर हो जाएगा, ए का। इसलिए तो बोला गया ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वह मैट्रिक्स कहलाता है। फिर से वह ए मिल गया आपको, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा जो प्रॉपर्टी हमने बताया वह प्रॉपर्टी था विद्यार्थीगण कि यदि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किया जाए तो वह ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है a इक्वल टू 2 4 7 8, ठीक है। b एक मैट्रिक्स लिया जा रहा है 1 0 7 3, ठीक है, ऐसा लिया गया है। तो आपको LHS में चलना है, LHS। LHS कहता है कि पहले तो ब्रैकेट का काम होता है, तो a प्लस बी हम लोग निकालेंगे, a प्लस बी निकाला जाए। पहला जुड़ेगा इसके साथ तो यहाँ हो जाएगा 3, a जुटेगा इसके साथ तो यहाँ हो जाएगा 4, a जुटेगा इसके साथ यहाँ हो जाएगा 14 और a जुटेगा इसके साथ तो यहाँ हो जाएगा 11, ठीक है। यह बात समझ में आ रहा है, ठीक है। a आ गया a प्लस बी। फिर कहता है बाबू a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी का क्या लिखा जाएगा, ट्रांसपोज। तो जब a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो पहला रो कॉलम बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4। ये भी रो जो है कॉलम बनेगा, यहाँ हो जाएगा 14 और यहाँ हो जाएगा 11। तो LHS में हमारा आ गया 3 14 4 11, ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम लोग RHS की ओर। RHS की ओर जब चलते हैं तो पहले कहता ए का ट्रांसपोज निकालो, तो हमारा मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो किस में चेंज होगा, कॉलम में, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4। इसको जब रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज निकला। फिर हमको कहता बाबू बी का ट्रांसपोज निकालो, तो निकालेंगे बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज कहता है रो किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में 1 0। इसको बताओ, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 3। तो ए हो गया ए का ट्रांसपोज, ए आ गया बी का ट्रांसपोज। अब आपसे कह रहा है बाबू कि दोनों को ऐड कर दो, तो इसको ऐड करेंगे, ए का ट्रांसपोज और प्लस हो जाएगा बी का ट्रांसपोज। जब आप दोनों को ऐड करते हैं तो पहला वाला पहले के साथ ऐड होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3। ए इसके साथ ऐड होगा तो यहाँ हो जाएगा 14। ए इसके साथ ऐड होगा तो यहाँ हो जाएगा 4 और ए इसके साथ ऐड होगा विद्यार्थीगण तो यहाँ हो जाएगा 11। क्या यह बात पकड़ में आया? अब देखो LHS में वही भाग है, RHS में भी वही भाग आ गया, तो आप बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। यही तो प्रूफ करना था आपको, ऊपर में दिया गया था, यही प्रॉपर्टी था ना कि A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है B का ट्रांसपोज प्लस A का ट्रांसपोज, मतलब A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज के। तो ये हो गया विद्यार्थीगण 2 प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी जो होगा आप लोगों का वह प्रॉपर्टी था, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो आपका है वह दिया गया है कि यदि कोई स्केलर दिया गया है और उसमें किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से गुना कर दो तो वह के ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। के का मतलब होता है किसी स्केलर नंबर से गुना करना, 2 हो, -2 हो, 1/2 हो, 3 हो, कुछ भी संख्या आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं a इक्वल टू मान लेते हैं विद्यार्थीगण कि दिया हुआ है 4 7 8 और दिया गया है 9, ठीक है। तो पहले वाले में कहता है कि a का ट्रांसपोज करो, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे बाबू a का ट्रांसपोज। जैसे आप ट्रांसपोज करते हैं तो रो किस में चेंज हो जाता है, कॉलम में, तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा। यह बन गया a का ट्रांसपोज। अब a के ट्रांसपोज में कहता है किसी संख्या से गुना करो, मान लेते हैं कि आप 2 से गुना करो तो यहाँ हो जाएगा a का ट्रांसपोज। जब आप 2 से गुना करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 8,
ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 14, अब ये हो जाएगा 9 दूनी 18। क्या यह बात समझ रहे हैं? ठीक है। हाँ, अब देखेंगे दूसरे साइड में चलते हैं। ये आपका LHS वाला पार्ट था, यह पार्ट है LHS। अब हम लोग RHS वाले साइड में आते हैं बाबू, RHS। RHS साइड आपका कहता है क्या कि पहले किसी संख्या से गुना कर दो। तो कितने से गुना किया था मैंने? 2 से। तो पहले A में 2 से गुना करेंगे बाबू, तो पहले लिखा जाएगा 2A। तो जब आप 2A निकालेंगे तो 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 16, और यहाँ हो जाएगा 18। ठीक है, ये आ गया 2A। फिर कहता है इसका ट्रांसपोज निकालो, तो 2A का क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। तो 2A का ट्रांसपोज जो होता है रो किस में चेंज होगा? कॉलम में। तो 8 यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 18। अब आप देख रहे हैं कि LHS और RHS आपका इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है विद्यार्थीगण, तो इस तरीके से आपको बताया है क्या प्रॉपर्टीज। अभी और भी प्रॉपर्टीज होते हैं, बट विद्यार्थीगण आप लोगों को इतना ही पढ़ना था। ठीक है, इसमें और भी प्रॉपर्टीज हैं, आप लोगों को 12th में और प्रॉपर्टीज इसका बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को बताते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद जो पढ़ना है मैट्रिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया गया है, से समझिएगा। दिया गया है बाबू A इक्वल टू दिया हुआ है 4, 5, 6, 7, 1, 3। ठीक है, और दे रहा है विद्यार्थीगण यहाँ पर कि आपको निकालना है 2A का ट्रांसपोज। आपसे पूछ रहा है 2A का ट्रांसपोज क्या होगा? 2A का ट्रांसपोज क्या होगा? इसका मतलब ये है कि A में कितने से गुना करने के लिए कहता है? 2 से, और फिर उसका क्या कहता है? ट्रांसपोज करो। तो इसका जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, इसका जो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं उसको करते हैं कैसे? पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं विद्यार्थीगण। तो A का ट्रांसपोज जब हम लोग करेंगे, A का ट्रांसपोज, तो जब A का ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, 5, 6, यहाँ जाएगा 7, 1, 3। ये हो गया A का ट्रांसपोज। अब जब A का ट्रांसपोज हो गया तो उसमें कह रहा है कि 2 से गुना करो, तो यहाँ पर लिखेंगे 2A का ट्रांसपोज। यह बन जाएगा विद्यार्थीगण। अब कितने से गुना करने के लिए कहता है? 2 से, तो 2 से गुना हो जाएगा। तो मैट्रिक्स में नियम है सारे डिजिट में गुना होता है, एक डिजिट में गुना नहीं होता है। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 2, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। तो यह निकल गया आपका बेटा क्या? 2A का ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना इसको छाप लीजिए, आराम से नोट बना लीजिए। अभी आपने देख लिया क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में के बाद जो आपको पढ़ना है टॉपिक, उसको नाम है बाबू डिटरमिनांट्स। ठीक है, यह मैट्रिक्स का ही जुड़वा भाई है जिसको नाम है डिटरमिनांट्स। ठीक है, हम लोग लिख रहे हैं विद्यार्थीगण डिटरमिनांट्स। डिटरमिनांट्स, डिटरमिनांट्स का हिंदी होता है बाबू सारणिक। डिटरमिनांट्स का हिंदी होता है सारणिक। ठीक है, तो डिटरमिनांट्स का हिंदी जो सारणिक है विद्यार्थीगण। अब डिटरमिनांट्स क्या चीज़ है? अभी तक जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो मैट्रिक्स में कोई वैल्यू नहीं निकल रहा था। ठीक है, वह मैट्रिक्स डब्बा के अंदर में ही बंद था। लेकिन अब जो हम लोग निकालेंगे बाबू डिटरमिनांट्स, इसमें सब डिजिट का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, हर डिटरमिनांट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा से समझिएगा। पहले इसमें जो पढ़ना है डिटरमिनांट में नंबर 1 में, वह कहता है 1 ऑर्डर ऑफ डिटरमिनांट। 1 ऑर्डर ऑफ डिटरमिनांट, 1 ऑर्डर ऑफ डिटरमिनांट पढ़ना है। 1 ऑर्डर ऑफ डिटरमिनांट्स। तो 1 ऑर्डर ऑफ डिटरमिनांट्स का मतलब हो गया कि जो हमको डिटरमिनांट मिलेगा वह 1/1 ऑर्डर का मिलेगा, 1/1 ऑर्डर का मिलेगा। ठीक है, यह लिखा जाता है 1/1 ऑर्डर का डिटरमिनांट। और 1/1 ऑर्डर का जो डिटरमिनांट होता है विद्यार्थीगण,
उसका वैल्यू जो डिटर्मिनेंट होता है वही उसका वैल्यू होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, जैसे आपको दिया हुआ है a इक्वल टू दे रखा है -5, ठीक है। इसको मोड नहीं पढ़ना है, यह डिटर्मिनेंट है, और जब इसका वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a तो इसका वैल्यू हो जाएगा -5। यदि मोड होता बाबू तो यह प्लस हो जाता, लेकिन यह मोड नहीं है, क्या है, डिटर्मिनेंट है। दूसरा एग्जाम्पल, यदि दिया हुआ है बाबू b इक्वल टू दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है 100, b इक्वल टू -100, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b का जो वैल्यू आएगा वह माइनस क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। उसी तरीके से यदि c इक्वल टू दिया हुआ है आपको 53, ठीक है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ c का वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगा, 53। मतलब जो डिटर्मिनेंट 1 by 1 के केस में पहला रो तो पहला कॉलम, तो 1 by 1 बोल सकते हैं इसको। इसमें भी पहला रो तो पहला कॉलम, तो यह 1 by 1 का है। इसको भी आप काउंट करें, पहला रो तो पहला कॉलम, तो 1 by 1 का है। इट मीन्स यह बात है कि 1 by 1 ऑर्डर का 1 by 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का मान वही होता है, ठीक है। यह हो गया बाबू 1 by 1 का, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं बाबू 2 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मीन्स 2 by 2 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आप इसको बोल सकते हैं 2 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, 2 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, 2 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मतलब ये हो गया 2 by 2 ऑर्डर का पढ़ना है, 2 by 2 ऑर्डर का पढ़ना है। अब 2 by 2 का मतलब ये हो गया बाबू कि 2 गो रो रहेगा और 2 गो कॉलम रहेगा। देखिए इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। यदि a इक्वल टू दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट का साइन जो होता है वो सीधा सीधा होता है। जैसे दिया हुआ है 4, 5, 6 और यहाँ दिया हुआ है 3, ऐसा दिया हुआ है। तो यदि यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने की बात करेगा तो डिटर्मिनेंट a ऐसे निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टॉप से चलते हैं बॉटम की ओर, टॉप से बॉटम की ओर, मतलब ऊपर से जाएंगे कहाँ, नीचे की ओर। तो यहाँ हो जाएगा 4 गुने 3। अब बीच में हमेशा माइनस के साइन आता है विद्यार्थीगण। अब फिर चलेंगे बॉटम से कहाँ चलेंगे, टॉप की ओर। यहाँ हो जाएगा 6 इंटू हो जाएगा 5। अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा 4 तिहाई 12 माइनस 6 पचे 30, ठीक है। अब इसको घटा लो, तो जब आप घटाएंगे तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 12 में से 10 जाएगा। ऐसे ही घटा लो सीधा सीधा, कितना हो जाएगा, तो आप जान रहे हैं 30 माइनस हो जाएगा 12। हाँ, 30 में से 12 नहीं घटेगा, इसको घटाना पड़ेगा उल्टा, साइन जाएगा माइनस का। यहाँ हो जाएगा 8, अब यहाँ हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 2 में से 1, ये हो जाएगा कितना, 18। मतलब 18 प्लस में ना आकर के 18 किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a। यदि यहाँ b दिया हुआ है विद्यार्थीगण, b इक्वल टू दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 4, 5 -5 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 6 है, यहाँ दिया हुआ है बाबू, दिया हुआ है क्या 3, इस तरीके का दिया गया है, ठीक है। और यहाँ डिजिट चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि 7 दिया हुआ है, ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b हम लोग को तो प्रोसेस सीखना है। ऊपर से क्या करते हैं, नीचे की ओर गुना, नीचे से कहाँ करते हैं, ऊपर की ओर गुना। तो यहाँ लिखिएगा 4 इंटू हो जाएगा 7 और माइनस होता है, यहाँ हो जाएगा 6 इंटू हो जाएगा -5, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b का जो वैल्यू आएगा वह 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 माइनस 6 पचे 30, चूँकि माइनस में और माइनस यहाँ भी होता है, जाएगा +0। इसको जब जोड़ दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा कितना, 58। तो इस तरीके से हम लोग बाबू 2 by 2 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बाबू 1 by 1 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, या हो गया आपको 2 by 2 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और तीसरा जो आता है विद्यार्थीगण उसको बोलते हैं 3 by 3 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो तीसरा जो आप लोग को पढ़ना है वह पढ़ना है 3 ऑर्डर, 3 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स, 3 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। 3 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स का मतलब हो जाएगा कि पढ़ना है 3 by 3, 3 by 3 ऑर्डर। 3 by 3 ऑर्डर पढ़ने के लिए वो क्वेश्चन भी यही से आपको एराइज करता है। इसको क्या होता है, साइन कन्वेंशन थोड़ा याद रखना पड़ता है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, 3 by 3 ऑर्डर जो होगा, पहले वाला को लेंगे प्लस, फिर होता है माइनस और फिर होता है प्लस।
यहाँ होता है माइनस, यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस और प्लस, मैंने प्लस के साथ माइनस चलेगा अपोजिट साइड। और याद रखिएगा डायगोनली जो होगा बाबू वह हमेशा धनात्मक होगा। देखिए डायगोनली कहीं से चलिए उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। अब वैल्यू कैसे निकाला जाता है 3/3 ऑर्डर का, उसको देखिए कैसे इसका मान हम लोग निकालते हैं। तो 3/3 ऑर्डर का निकालने के लिए समझिए, जैसे a इक्वल टू दिया हुआ है एक, सॉरी यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन होगा बेटा, सीधा जाएगा ये साइन, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन चलता है इसमें, एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे करके खींचेंगे आप, ठीक है। मैट्रिक्स का साइन लिया गया था। और याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स इन डिटर्मिनेंट कहलाता है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा सर, यहाँ से होता क्या है कि जैसे दिया गया है 5 4 0 1 3 1 2 1 0 ऐसे दिया गया है। अब यह एक डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट का इसका वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो इसको बोला जाएगा बाबू क्या, R1, इसको बोलते हैं हम लोग R2, इस वाले लाइन को बोलते हैं R3। पूरा खींचेंगे R1 R2 R3 C1 C2 C3। 3/3 डिटर्मिनेंट्स बनाने के लिए आपको बता रहे हैं, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से चलिएगा, डिटर्मिनेंट के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू हर जगह पर समान मिलेगा। आप चाहे R1 से चलो, R2 से चलो या R3 से चलो, या C1 से चलो, C2 से चलो या C3 से चलो, आप कहीं से चलेंगे डिटर्मिनेंट के मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वैल्यू उतना ही आएगा। लेकिन आपको साइन याद रखना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन के अनुसार चलेंगे आप, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि डिटर्मिनेंट जो है बाबू सोल्व आप किसी भी रो या कॉलम से कर सकते हैं, लेकिन सहूलियत के लिए जिस साइड से, जिस रो या कॉलम के साइड से ज़्यादा जीरो दिख जाए, हम लोग एक्चुअली में उसका सॉल्यूशन उसी साइड से करते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो वाला पार्ट कट जाता है, ठीक है कि नहीं, जीरो वाला जीरो हो जाएगा, तो जो बचा हुआ पार्ट रहता था कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप लोग को बेसिक बता देते हैं, ठीक है कि नहीं। पहला मान लेते हैं कि R1 से चल लेंगे हम लोग, तो लिखेंगे बाबू R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करने पर, तो R1 से विस्तार जब आप करिएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग विथ R1, एक्सपेंडिंग अलोंग विथ क्या होगा, R1 से क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। जब R1 से इसको एक्सपेंड करिएगा तो R1 ये वाला पार्ट है, इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सीखिए कैसे लिखा जाता है। पहला वाला पार्ट में कहता है कि पहले हम लोग R1 यदि लीजिएगा तो पहला वाला धनात्मक होता है, दूसरा वाला ऋणात्मक और तीसरा वाला धनात्मक। तब पहले वाला को पॉजिटिव लेंगे तो लिखेंगे 5, ठीक है, और 2 लाइन ऐसे करके लगा देंगे। फिर कहता है बाबू कि माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा, तो माइनस, दूसरा में क्या है 4, तो लिखेंगे 4, फिर डबल लाइन लगा देंगे। फिर कहता है कि क्या होता है प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। फिर क्या दिया गया है 0, तो लिखेंगे 0 और डबल लाइन लगा देंगे, ठीक है। यह आपका R1 हो गया। अब डबल लाइन के बीच में क्या लिखाएगा उसको समझो। जिस वाले डिजिट को आप लेते हैं, जैसे हम लोग लिए हैं क्या 5, तो जो 5 लेंगे तो 5 का रो भी खत्म होता है और कॉलम भी खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो क्या बचेगा 3 1 1 0। फिर से समझो, जिस डिजिट को लेते हैं उसका रो और कॉलम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो बचा क्या भाई 3 1 0 1 लिखा गया। माइनस यहाँ पर क्या आता है माइनस, तो माइनस लिख दिए, 4 है तो 4 लिख देंगे। अब इस डिजिट को लीजिए, जैसे ही 4 लीजिएगा तो 4 का रो और फिर इसका कॉलम खत्म, जो डिलीट हुआ था वो फिर से जिंदा हो जाएगा। अब क्या बचेगा 1 1 2 और 0, 1 1 2 और 0। अब यहाँ पर होता है प्लस, देखिए तीसरे में होता है प्लस, डिजिट क्या है 0, तो ले लेंगे 0, ठीक है। अब इस वाले डिजिट को लीजिएगा तो इसका रो और कॉलम खत्म, क्या बचेगा 1 3 2 1, तो 1 3 2 1, यह हो गया बाबू, लिखा गया। अब आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
अब तो 2/2 को हल करने के लिए आप लोगों को सिखाया गया है 5। इसको यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 और माइनस लगता है यहाँ हो जाएगा 1, माइनस हो जाएगा 4। इसको गुना करेंगे तो 0, इसको गुना करेंगे तो -2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा 0, यह गुना होगा 1, माइनस हो जाएगा बाबू 6। आपको पता 0 से गुना होगा सब 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर देखो 5 दिया हुआ है -1, तो जब इसके साथ गुना करिए तो माइनस हो जाएगा 5। ठीक है, इसके साथ जब गुना करेंगे विद्यार्थीगण तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 दूनी 8। ठीक है, अब जब इसको निकालते हैं बाबू तो ये तो हो जाएगा पूरा का पूरा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इसको घटा दो तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। यही आ गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। दूसरा तरीका मैंने बताया कि जहाँ पर 0 जिस साइड से दिख जाए, जिस साइड से 0 दिख जाए सॉल्यूशन उसी साइड से कर दो। ठीक है, तो एक और विधि हम आपको बता देते हैं, वह विधि क्या होगा से समझ लो। डिटर्मिनेंट आपका दिया गया, शॉर्ट में बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है कितना 5 4 0, और दिया हुआ है 1 3, क्या दिया हुआ है 1, फिर दिया हुआ है 2 1, और दिया हुआ है 0। ठीक है, तो आपको 0 किस साइड में दिख रहा है, तो हमको 0 बाबू दिख रहा है C3 के साइड में। इसको C3 कहते हैं, इसको C2 कहते हैं, इसको C1 कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या कि लिखेंगे C3 से विस्तार करने पर, क्या लिखेंगे C3 से विस्तार करने पर, विस्तार करने पर। जब आप C3 से इसको विस्तार करेंगे तो होगा क्या बाबू कि 0 0 वाला तो खत्म हो जाएगा, बचेगा कि सिर्फ क्या 1। और आपको पता है कि यहाँ पर जो डिजिट होता है वह हमेशा किस में लिखा जाता है, माइनस में। अब इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, यह डिजिट हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर माइनस में होगा 1। अब बोलते हैं हमेशा डबल लाइन लगाना है, इस डिजिट को लीजिएगा तो इसका रो और कॉलम खत्म। क्या बच गया जी आपके पास, तो बच गया 5 4 2 और 1, यहाँ लिखेंगे 2 और 1, यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, यह हो जाएगा -1, गुना करो यहाँ, यह हो जाएगा 5, यहाँ गुना करो माइनस हो जाएगा 8, माइनस से गुना कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, माइनस हो जाएगा 5 और माइनस हो जाएगा कितना बाबू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। ठीक है, और जब बाहर निकलेगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हो जाएगा फिर से क्या मिलेगा 3। तो यहाँ पर भी देखो डिटर्मिनेंट 3 आया था, यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट क्या आया है 3 आया है। इट मीन्स ए है, आप आसानी से इस बात को समझ रहे हैं कि आप किसी भी रो या कॉलम से चलिएगा, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो विद्यार्थीगण ये हो गया आपको क्या, मैट्रिक्स बता दिए और ये बता दिए आपका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में 1/1 डिटर्मिनेंट होता है, 2/2 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट होता है, और 3/3 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट होता है। सबका एग्जाम्पल भी करवा दिए, आप आसानी से इसको अब नोट्स बना लीजिए और अगला वीडियो आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है।